नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से आ रही तमाम लेटेस्ट अपडेट, तमाम लेटेस्ट खबरें और साथ ही साथ हम सुनते हैं DEPWD-MSJE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से आ रही लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आप इस वक्त रेडियो उड़ान पर सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज। हमें यकीन है रेडियो उड़ान के तमाम प्रोग्राम्स आप सुनते ही हैं। कम्युनिटी कलर्स पर आपका प्यार लगातार बरसता रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि आप इस शो को पसंद करते हैं, इस शो में आने वाले नए नए सेक्शंस की भी सराहना करते हैं और साथ ही साथ इसका लाभ भी उठाते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान जरूर समर्पित है डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, लेकिन ये कतई सीमित नहीं है डिसेबिलिटी सेक्टर तक। ये एक ऐसा इंक्लूसिव चैनल है जहां पर सभी डिसेबल्ड, नॉन डिसेबल्ड मिलकर काम करते हैं और आप तक ये जानकारी लाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप सभी का फायदा हो सके। दोस्तों, रेडियो उड़ान पर अपना फेवरेट प्रोग्राम सुनने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.radioudan.com, और साथ ही आप सुन सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स को YouTube चैनल के माध्यम से भी। तो आशा करते हैं आपने हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ ही साथ कई लाइव वेबकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर भी आप रेडियो उड़ान के चैनल को लाइव सुन सकते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान की तमाम अपडेट्स हम आप तक साझा करने की कोशिश करते रहते हैं हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें के शामिल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स। फ्रेंड्स, ये तो रही बात आपके और हमारे साथ की, तो आइए इसी साथ को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस। सरकार ने सामाजिक न्याय और दिव्यांग कल्याण के लिए बजट में की है मामूली वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट ने सभी विकलांग परीक्षार्थियों के लिए स्क्राइब की सुविधा की है अनिवार्य। गोवा व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से पहले ही अग्नि परीक्षा का करना पड़ा सामना। नव विवाहित दिव्यांग महिलाओं को 10-10 लाख रुपए देंगे गौतम अडानी, मंगल सेवा की हुई शुरुआत। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। हैदराबाद में 10 से लेकर 14 फरवरी तक होंगे दिव्यांग इंटरजोनल T20 मुकाबले। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली खबर सुनते हैं बजट के बारे में। फरवरी का पहला हफ्ता चल रहा है और बजट हम सभी के सामने आ चुका है। 1 फरवरी शनिवार को घोषित केंद्रीय बजट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 13,611 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि दिव्यांग कल्याण के लिए आवंटन अब 1,275 करोड़ रुपए हो गया है। ये 2024-25 के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए संशोधित अनुमान 10,026.40 करोड़ रुपए से 35.75% से अधिक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए आवंटन चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 1,167.27 करोड़ रुपए से 9.22% अधिक है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी समाज के अलग अलग स्तरों से, एक्टिविस्टों से, दिव्यांगजनों से, नॉन डिसेबल्ड लोगों से भी इस पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो कि अगली बार हम विस्तार से आपके साथ साझा जरूर करेंगे। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है कि सभी विकलांग उम्मीदवार परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सुविधा का उपयोग करने के हकदार है। इसके लिए उन्हें पहले से निर्धारित मानक विकलांगता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।
ये ऐतिहासिक निर्णय किसी भी विकलांग व्यक्ति को स्क्राइब की सुविधा प्रदान करता है, न कि केवल उन विकलांग व्यक्तियों को जो पहले निर्धारित 40% की सीमा को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं। दोस्तों, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन ने इस निर्देश को प्रभावी और समान रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षा लिखने में PWD यानी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति उम्मीदवारों के लिए लाभ प्रदान करके लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र को 10 अगस्त 2022 के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित करने का निर्देश भी दिया, जिसमें कि पहले ये प्रतिबंध लगाया गया था कि कौन लेखक का उपयोग कर सकता है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अधिक लचीली पहुंच को अनुमति देने के लिए इन प्रतिबंधों को हटाया जाना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण या सत्यापन करने का आह्वान किया है। इसने परीक्षा आयोजन करने के लिए जिम्मेदार लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यक्रम भी अनिवार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र को एक शिकायत निवारण पोर्टल बनाने का काम भी सौंपा गया, जो कि उम्मीदवारों को कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने से पहले लेखक की पहुंच के बारे में किसी भी मुद्दे को संबोधित करने में सक्षम बनाएगा। न्यायालय ने स्क्राइब प्रमाण पत्रों की वैधता को 6 महीने से बढ़ाकर अधिक व्यावहारिक सीमा तक करने के लिए भी कहा है। इस बदलाव का उद्देश्य उम्मीदवारों, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के सामने आने वाली नौकरशाही बाधाओं को कम करना और उन्हें परीक्षा से पहले अपने स्क्राइब के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं गोवा व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के बारे में। गोवा व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से पहले ही अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ गया। दिव्यांगजनों के लिए पहुंच में सुधार के बारे में अधिकारियों द्वारा बार बार किए गए दावों के बावजूद भी गोवा के रेलवे स्टेशन की कठोर वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जबकि ट्रेन सुविधाओं ने दिव्यांग यात्रियों के लिए एक कोच आरक्षित किया है, लेकिन उचित बुनियादी ढांचे की कमी, विशेष रूप से रैंप, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए रेल यात्रा को एक कठिन अनुभव बना रही है। ये मुद्दा तब सामने आया जब गोवा व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, जिसे ग्वालियर में चौथे राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली बार चुना गया था, को रविवार को वास्को रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन में चढ़ते समय गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। डिसेबिलिटी अलायंस फॉर इंक्लूसिव गोवा के अध्यक्ष, गोवा व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के मैनेजर पैट्रिक डिसूजा ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में लगातार पहुंच की कमी पर गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हवाई यात्रा की उच्च लागत के कारण हम में से कई लोगों के पास ट्रेन से यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम 17 सदस्यों के साथ ट्रेन में सवार हुए, फिर भी पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। गोवा के बाहर व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ये मेरी दूसरी यात्रा है और कुछ भी नहीं बदला है। संघर्ष अभी भी वही है। वे आगे कहते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम 2016 के बावजूद भी सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाने का आदेश आज भी गोवा रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया है। ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वास्को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई रैंप्स ही नहीं थे। मुझे इस बार विशेष रूप से रैंप के लिए अनुरोध करना पड़ा, क्योंकि मेरी पिछली यात्रा के दौरान मुझे अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमें अक्सर अपने रैंप की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है या ट्रेन में चढ़ने में मदद के लिए 4 से 5 कूलियों को काम पर रखना पड़ता है। ये हमारे लिए अपमानजनक है। दोस्तों, अदानी परिवार ने नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उनकी ये पहल दिव्यांग नवविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है।
इससे 500 महिलाओं को हर साल 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। दोस्तों, आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी की शादी से पहले अडानी परिवार ने दिव्यांग नवविवाहित महिलाओं के लिए एक विशेष पहल मंगल सेवा की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत हर साल 500 महिलाओं को 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अपनी शादी से 2 दिन पहले जीत अडानी ने 21 नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं को और उनके पतियों से मुलाकात कर सामाजिक पहल मंगल सेवा की शुरुआत की। दोस्तों, आपको बता दें कि ये शादी 7 फरवरी 2025 यानी कि आज होनी तय है। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि सेवा ही ध्यान है, सेवा ही प्रार्थना है और सेवा ही ईश्वर है। मंगल सेवा के माध्यम से कई विकलांग बेटियों और उनके परिवारों का जीवन सम्मान और खुशी से ऊपर उठेगा। उन्होंने जीत अडानी और दिवा शाह को इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल जीत अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक है, जो भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और 8 एयरपोर्ट्स का प्रबंधन और विकास कर रही है। इसके अलावा वे अडानी ग्रुप के डिफेंस, पेट्रोकेमिकल्स और कॉपर बिजनेस की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। साथ ही वो समूह के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व करते हैं। उनकी मां डॉक्टर प्रीति अडानी से प्रेरित होकर उन्होंने अडानी फाउंडेशन को एक छोटे ग्रामीण प्रोजेक्ट से एक वैश्विक सामाजिक परिवर्तन संस्था में बदल दिया। जीत अडानी भी समाज सेवा में गहरी रुचि रखते हैं। खास तौर पर वे दिव्यांगों की सहायता के लिए काम करना चाहते हैं। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें
hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब प्रोग्राम में बारी आ चुकी है जॉब अलर्ट सुनने की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में 267 बेस्ट जोन ऑफिसर की भर्ती में वीआई के लिए 2 रिक्तियां आरक्षित की हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9 फरवरी। इसके पहले आपका आवेदन मिल जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया विजिट करें ibpsonline.ibps.in पर। याद रखें ibpsonline.ibps.in पर। इसके पश्चात आइए सुनते हैं DGAFMS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 113 ग्रुप सी पदों की भर्ती में वीआई सहित PWD के लिए 4 रिक्तियां आरक्षित की हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें dgafms24.onlineapplicationform.org पर। दोस्तों, अब सुनते हैं दिव्यांग इंटरजोनल T20 मुकाबलों के बारे में। दोस्तों, भिवानी की हनुमान ढाणी स्थित PCCI के कार्यालय में हैदराबाद के राजीव गांधी व जिम खाना इंटरनेशनल मैदान में होने वाले दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप T20 मुकाबले को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए PCCI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया जी ने कहा कि हैदराबाद में पहला इंटरजोनल डिसेबिलिटी क्रिकेट टूर्नामेंट हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन व PCCI द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ इंडिया T20 के स्टार एवं अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज तिलक वर्मा करेंगे, जिसमें भारत के सभी राज्यों के खिलाड़ियों को शामिल कर 5 टीम्स बनाई गई हैं। ये 5 टीम्स दक्षिण क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र व मध्य क्षेत्र के नाम से जानी जाएंगी। सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि इस T20 मुकाबले के संयोजक हैदराबाद क्रिकेट टीम एसोसिएशन के ट्रेजरर एवं डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन हैदराबाद के चेयरमैन सुरेंद्र अग्रवाल होंगे। T20 मुकाबले में फिल्म सिटी से जुड़े अभिनेता एवं भारत की नेशनल टीम के खिलाड़ी भी दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आ रहे हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन व कनाडा एसोसिएशन भी मुख्य सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्पॉट के लिए आगे आ रहे हैं। PCCI अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम एवं जिम खाना स्टेडियम के क्रिकेट मैदान में ये T20 मुकाबले लिए जाएंगे। धीरे धीरे दिव्यांग खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स के लिए जिस प्रकार से BCCI आगे आ रही है, वैसे ही PCCI भी आगे बढ़ेगी। 2 विदेशी संगठन भी दिव्यांग खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कराने के लिए आगे आए हैं, ताकि भारत में खिलाड़ियों को मजबूत किया जा सके। हैदराबाद में होने वाली इंटरजोनल PD T20 ट्रॉफी चैंपियनशिप कप है। ये T20 मुकाबले की तरह ही बड़ी टूर्नामेंट होगी। PCCI के उपाध्यक्ष सचिन जैन ने कहा कि PCCI के द्वारा समय समय पर दिव्यांग खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए व्यापारी एवं बिजनेसमैन को स्पॉन्सर्स के लिए आगे आना चाहिए। धीरे धीरे दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आ रहा है। दिव्यांग खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स के लिए यदि फिल्म सिटी से जुड़े अभिनेता व नॉर्मल भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, तो साथ ही विदेशी संगठन भी आकर एक अच्छा संकेत दे रहे हैं। इससे खिलाड़ी और मजबूत होंगे। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आरजे गौरी के साथ। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हो चला है DEPWD MSJE अपडेट सेक्शन का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी MSJE की तरफ से सोशल मीडिया अपडेट्स जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज के इस अपडेट्स सेक्शन की पहली अपडेट। दोस्तों, इस पहली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, सुनने और देखने में अक्षम समुदाय को सशक्त बनाना। सुनने और देखने में अक्षम व्यक्तियों के लिए वकालत और रोजगार पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन NIEPMD चेन्नई में आयोजित किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक प्रतिभागी पहुंचकर
रोजगार और समावेशन पर चर्चा में सम्मिलित हुए। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने हेतु वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ कार्यक्रम के विविध चरणों में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। पोस्ट में डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और भारत की दूसरी महिला डॉक्टर श्रीमती सुरेश धनखड़ ने 31 जनवरी 2025 को NIEPMD में आयोजित वकालत और रोजगार पर सुनने में अक्षम और दृष्टिहीनों के लिए तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत गणमान्य व्यक्तियों के साथ पौधे लगाए। इस क्षण की तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की है। इसके बाद डिपार्टमेंट लिखते हैं, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़, भारत की दूसरी महिला, व हरिवंश नारायण सिंह, उपसभापति राज्यसभा, तिरुचि N शिवा, संसद सदस्य राज्यसभा, के लक्ष्मण, संसद सदस्य राज्यसभा के साथ विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण वितरित किए। इस क्षण की फोटोज भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई है। इसी के साथ साझा की गई है कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन की समय की तस्वीरें भी। इसके बाद एक ग्रुप फोटो भी साझा की गई है, जिसे शीर्षक दिया गया है द ग्रुप फोटो ऑन द ओकेजन ऑफ 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डेफ एंड ब्लाइंड ऑन एडवोकेसी एंड एम्प्लॉयमेंट held at NIEPMD on 31st of January 2025। दोस्तों, इसी के साथ बढ़े चलते हैं आज की दूसरी पोस्ट की तरफ कि संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि मेरी सरकार ने दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 1 करोड़ से अधिक दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी किए हैं। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक वीडियो भी साझा किया है, आइए इसे सुनते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ से अधिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, अपनी अगली इस पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया। AI संचालित नवाचार अंतर को पाट सकते हैं, समावेश को बढ़ावा दे सकते हैं और सुनने में अक्षम और दृष्टिबाधित समुदाय के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम से जुड़ी मीडिया कवरेज की तस्वीरें भी साझा की, जिसमें कि प्रिंट मीडिया में ये खबर कवर की गई है और इन आर्टिकल्स की तस्वीरें डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ साझा की है। बढ़े चलते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट की तरफ, जो कि है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ी। डिपार्टमेंट इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी को सूचित करते हुए हर्षोल्लासित महसूस करते हैं। वे लिखते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD के अंतर्गत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14456 में वीडियो रिले सेवा यानी VRS को शामिल करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। सुनते हैं इस पोस्ट के साथ साझा किया गया ये वीडियो। हेलो, ISLRTC आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। हमारी वीडियो रिले सर्विस जो एक समय से चलती आ रही थी, वह उसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। इसमें अब एक अपडेट है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नेशनल हेल्पलाइन नंबर अब हमारी वीडियो रिले सर्विस के साथ जुड़ गया है। दिव्यांगजनों से संबंधित स्कीम्स जैसे UDID एवं अन्य जानकारी और विभाग से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर इंटरप्रेटर के साथ जुड़ सकते हैं।
और इन सभी जानकारियों के बारे में जान सकते हैं। इस कोड के माध्यम से जुड़कर आप वीडियो कॉल के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ISLRTC में यह कॉल कनेक्ट होगी, जहां आपको इंटरप्रेटर के माध्यम से सुगम्यता दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, इसे फिर से सुनने के लिए आपसे अनुरोध है कि डिपार्टमेंट की इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर जरूर विजिट करें। आपको ये आसानी से इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज दोनों ही पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए जानते हैं अगली पोस्ट के बारे में, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं समावेशी चुनाव के लिए स्वयंसेवकों को सशक्त बनाना। PDU राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान यानी कि PDU नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 5 फरवरी के लिए छात्र स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। सत्रों में विकलांगता पुनर्वास, व्हील चेयर प्रबंधन, बुनियादी सांकेतिक भाषा और स्वयंसेवक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये प्रशिक्षण कॉमनवेल्थ विलेज, पूर्वी जिला और ITI विवेक विहार शाहदरा जिला में आयोजित किया गया, जिसमें 1100 छात्रों ने भाग लिया। इस पोस्ट के साथ इस ट्रेनिंग के समय की कई सारी तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने साझा की है, जिसमें के वॉलंटियर विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा चिंता से मुक्ति। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय NAS की हीलिंग स्वास्थ्य बीमा योजना दिव्यांगों के लिए आशा की किरण है, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। रिकवरी योजना का उद्देश्य प्रत्येक दिव्यांग को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस योजना का नाम है निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसी पोस्ट के साथ साझा किए ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि ये योजना ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानी जाती है। 1 लाख रुपए का बीमा कवर, जिसमें OPD डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, सुधारात्मक सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन को शामिल किया जाता है। योजना के अंतर्गत नामांकन के हेतु कोई आयु सीमा नहीं है। किसी भी प्राधिकृत चिकित्सक स्वयं स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से उपचार करवाया जा सकता है। इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं कि 8 जनवरी 2024 को #इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में लॉन्च की गई थी राष्ट्रीय विकलांगता हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 14456। 21 प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए ये वन स्टॉप सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप, शिक्षा, नौकरियों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 14456 14456। इसके पश्चात सिपड़ा योजना के बारे में पोस्ट करते हुए डिपार्टमेंट जानकारी साझा करते हैं। सिपड़ा योजना आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। सिपड़ा योजना दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने का काम करती है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत ये योजना उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, सहायक उपकरण और समावेशी वातावरण जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। ये न केवल उनकी क्षमताओं को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रही हैं। दोस्तों, सिपड़ा योजना के बारे में एक ग्राफिक के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं, सिपड़ा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना, दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण, अनुसंधान और विकास, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इन्वेंशन सेंटर्स, ब्रेल की स्थापना, जागरूकता सृजन एवं प्रचार प्रसार और सेवाकालीन प्रशिक्षण, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांग जनों का कौशल विकास, स्पाइनल इंजरी सेंटर के लिए वित्तीय सहायता हेतु योजना,
दोस्तों, अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट राष्ट्रीय विकलांगता हेल्पलाइन के महत्व पर जोर देते हुए इसे फिर से एक बार साझा करते हुए लिखते हैं, राष्ट्रीय विकलांगता हेल्पलाइन 14456 सभी प्रकार की विकलांगताओं तथा इससे प्रभावित व्यक्तियों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए एक समग्र सहायता प्रणाली के रूप में कार्य कर रही है। ये हेल्पलाइन प्रारंभिक हस्तक्षेप, शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। आशा करते हैं कि इससे मिलने वाली जानकारी से आप जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। साथ ही आप इसे ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो इस जानकारी का सीधे लाभ उठाने के पात्र हैं। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर आज यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आइए सुनते हैं एक बार फिर से आज के प्रोग्राम की न्यूज हेडलाइंस। सरकार ने सामाजिक न्याय और दिव्यांग कल्याण के लिए बजट में की है मामूली वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट ने सभी विकलांग परीक्षार्थियों के लिए स्क्राइब की सुविधा की है अनिवार्य। गोवा व्हीलचेयर क्रिकेट टीम को ग्वालियर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से पहले ही अग्नि परीक्षा का करना पड़ा सामना। नव विवाहित दिव्यांग महिलाओं को 10-10 लाख रुपए देंगे गौतम अडानी, मंगल सेवा की हुई शुरुआत। सुनेंगे जॉब अलर्ट्स। हैदराबाद में 10 से लेकर 14 फरवरी तक होंगे दिव्यांग इंटर जोनल T20 मुकाबले।